नई यूनिट की हेडिंग का नाम है कॉन्टिंजेंट एसेट्स कॉमा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। कॉन्टिंजेंट एसेट्स कॉमा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। बुक में अगर आप नाम देखोगे तो आपको खाली हेडिंग बुक में नज़र आएगी कॉन्टिंजेंट एसेट्स एंड कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़, लेकिन चैप्टर में पढ़ाते 3 बातें हैं तो इसलिए मैंने हेडिंग थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दी। तो आप घबराना मत बाद में अगर गलती से किताब खोल लो कि भाई किताब वालों की तो हेडिंग अलग है, सर की हेडिंग अलग है। तो मैंने इसलिए हेडिंग डलवाई क्योंकि इसमें हम 3 बातें पढ़ेंगे मेनली। चलो, लेकिन है बहुत इजी। सबसे छोटा यूनिट यही है, सबसे छोटा यूनिट है ये। इसमें कॉन्टिंजेंट वर्ड आ रहा है, कॉन्टिंजेंट। तो कॉन्टिंजेंट वर्ड का क्या मतलब है? बिल्कुल सही, हाँ वो वाला सही है, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कॉन्टिंजेंट मतलब है जिसका पक्का ना हो, श्योरिटी से नहीं कह सकते। तो यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। तो हम ऐसे लिखते हैं पेज के बीच में, एक्सपेक्टेड आउटकम। ठीक है, तो आप भी ऐसे लिख लो कि कॉन्टिंजेंट का मतलब क्या है, अभी उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो पेज के बीच में लिख लो एक्सपेक्टेड आउटकम। तो एक्सपेक्टेड का मतलब ही कॉन्टिंजेंट होता है एक तरह से। एक्सपेक्टेड मतलब आपको लग रहा है ना, कोई भी चीज़ जो अभी 100% श्योर नहीं है। जैसे आज बारिश आएगी तो वो कह रही है नहीं आएंगी, तो ये आपको लग रहा है, या मुझे लग रहा है आएगी, या आपको लग रहा है नहीं आएगी। तो कई बार कुछ चीज़ों को लेकर हम एक्सपेक्टेड होते हैं, मतलब हम सोच रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है। तो इसी तरह बिजनेस में हमारा जो आउटकम है, आउटकम का मतलब मान लो रिजल्ट, कुछ भी होना, एक्सपेक्टेड आउटकम है कि हमें लग रहा है। तो इसमें सिर्फ 2 ही बातें हो सकती हैं, तो आप इसमें 2 बाइफर्केशन करना है ना। एक्सपेक्टेड आउटकम का मतलब है लग रहा है। तो जब भी आपको कुछ लगता है तो 2 ही बातें होती हैं। जब आपको रात को सपना आता है तो 2 ही प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, या 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? एक अच्छा सपना या बुरा सपना, है ना। तो यही है कंपनी के साथ भी। तो कंपनी को या बिज़नेस को लगता है कि या तो हमारा इनफ्लो होगा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पहले बाइफर्केशन में, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, है ना। हिंदी में लिख देता हूँ, मतलब ये हो गया फ़ायदा। तो कंपनी को लग रहा है कि हमारा फ़ायदा होगा, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। और या फिर क्या लगेगा कंपनी को कि हमारा नुकसान होगा, तो उसको बोल देते हैं आउटफ्लो। खाली आउटफ्लो शब्द लिख लेना। तो कंपनी को 2 बातें लग सकती हैं। कंपनी को लग सकता है कि या तो हमारा कुछ फ़ायदा होगा, या कंपनी को लग सकता है कि हमारा कुछ नुकसान होगा। मतलब वही आपके हिसाब से कि आपको रात को सपना आया, तो आपको हो सकता है अच्छा सपना भी आए, है ना। आपको सपना आया कि आपकी रैंक 1 आई है सीए के अंदर, और या फिर आपको बुरा सपना भी आ सकता है कि आपके सब सब्जेक्ट्स में 0 मार्क्स आए, है ना। तो कुछ भी सपना आ सकता है। तो कंपनी को भी लग सकता है कि मेरा बहुत फ़ायदा होगा, या कंपनी को लग सकता है कि हमारा बहुत नुकसान होगा, है ना। तो जब कंपनी को लगता है कि हमारा फ़ायदा होगा या फ़ायदा हो सकता है, इस वाली फीलिंग को, जो फ़ायदे वाली फीलिंग है, इस वाली फीलिंग को हमने एक नाम दे दिया। इस फीलिंग का नाम होता है कॉन्टिंजेंट एसेट। तो ये आप लिख लो। तो इस फीलिंग का नाम बन गया कॉन्टिंजेंट एसेट, कि मतलब शायद फ्यूचर में कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो हमने नाम रख लिया कॉन्टिंजेंट एसेट। अब क्योंकि आपने कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल पढ़ लिया है और आप होशियार बच्चे हो सारे,
तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल में भी शायद आपको अगर याद हो तो इसी तरह की कुछ स्टोरी सुनाई थी आपको, एक बुरा सपना अच्छा सपना, है ना। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है? वेरी गुड। तो जो कंपनी को ये फ़ायदा लग रहा है कि हमारा फ़ायदा होगा, तो इसको कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या बोलता है कि क्या करना है? इग्नोर करना है ना। तो इसीलिए कॉन्टिंजेंट एसेट, क्या आपने आज तक कभी अपने जीवन काल में किसी भी बैलेंस शीट में ये एसेट सुना था आज से पहले? नहीं सुना था ना, क्योंकि ये कोई होता ही नहीं है, या होने का मतलब है इसको कोई भी रिकॉर्ड नहीं करता है, क्योंकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये कहता है कि कॉन्टिंजेंट एसेट्स को हमेशा हमें क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए। तो इसके नीचे लिख लेते हैं इग्नोर एज पर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो देखो पुराने चैप्टर की बात लिंक हो गई। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि कॉन्टिंजेंट एसेट को इग्नोर करना चाहिए। इग्नोर का मतलब है इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में, क्योंकि ये तो हमें फ्यूचर में फ़ायदा लग रहा है। तो आप इसको अपने ऊपर भी एप्लीकेबल लगा सकते हो। तो अगर आपको सपना आया कि आपकी रैंक 1 आ गई, तो क्या आप अगले दिन जाके पापा को मम्मी को बोलोगे कि चलो पार्टी करने चलते हैं, या दोस्तों को मिठाई बांटोगे? नहीं, आप इग्नोर ही करोगे। तो इसी तरह कंपनी होती है, तो कंपनी को जब भी लगता है कि हमारा कुछ फ़ायदा होने वाला है, उसको नाम तो देते हैं कॉन्टिंजेंट एसेट, पर उसको हम इग्नोर करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते अपनी बुक्स में, क्योंकि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कहता है कि इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं आउटफ्लो की तरफ। अब मान लो कंपनी को लग रहा है कि हमारा नुकसान होने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं? नहीं, उसको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं बोलते हैं। तो जब हमें नुकसान होने वाला लगता है, जब हमें बुरा सपना आता है, तो बुरे सपने को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है। तो बुरा सपना जो है वो 3 कैटेगरीज का हो सकता है। तो उसमें आप 3 बाइफर्केशन करना। तो जब बिजनेस को लगता है कि हमारा नुकसान होने वाला है या आउटफ्लो होने वाला है, तो उसमें 3 कैटेगरियाँ बनाई जाती हैं। जैसे बुरा सपना जो होता है उसको 3 कैटेगरीज में बनाया जाता है। एक तो होता है कि बहुत ही भयानक बुरा सपना, मतलब जिसमें आपको लगता है कि ये तो हो ही जाएगा, मतलब आप काफ़ी ज़्यादा डर गए। हाँ, इसको बोलते हैं प्रोबेबल। ये कीवर्ड लिखना, इसको बोलते हैं प्रोबेबल। ठीक है, हाईलाइट कर देता हूँ, प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब ये होता है, एक तरह से ऐसे लिख रहा हूँ कि आप 80% श्योर हो या 90 या 100% श्योर हो कि ये तो बुरा होगा ही, तो उसको प्रोबेबल बोलते हैं। तो जब आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है इस बुरा होने की, नुकसान के होने की, तो उसको प्रोबेबल बोलते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें हम कहते हैं रीजनेबली पॉसिबल। रीजनेबली पॉसिबल का मतलब होता है कि आप 50-50% पर हो, यानी आपको लग रहा है 50% चांस है होने का, 50% चांस है ना होने का। तो कई बार बुरा सपना जो होता है वो ज़्यादा भयानक नहीं होता, वो 50-50 होता है। बुरा हो भी सकता है, आपको लग रहा है बुरा नहीं भी हो सकता, उसको बोलते हैं रीजनेबली पॉसिबल। और आखिरी कैटेगरी जो होती है उसको बोलते हैं रिमोट। रिमोट का मतलब होता है बहुत छोटा। वैसे तो इंग्लिश वर्ड का मतलब होता है रिमोट का बहुत छोटा। तो मतलब ऐसे ही मान लो 20%, तो आपको चांस बहुत कम लग रहा है, आपको ना के बराबर चांस लग रहा है कुछ बुरा होने का, 20% चांस। तो अगर आपको ना के बराबर चांस लग रहा है कुछ बुरा होने का, तो फिर तो 20% मान लिया। तो आउटफ्लो को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है। मतलब एक हो गया प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा श्योर हो कि ये तो बुरा होगा। एक हो गया रीजनेबली पॉसिबल, उसका मतलब है कि आप 50-50 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। और रिमोट का मतलब है कि बहुत ही ना के बराबर चांस है होने का, बहुत कम चांस है बुरा होने का।
तो अब उस हिसाब से हमारी अकाउंटिंग बनती है। तो अब आप पहले मैं लिखूँगा, फिर आप बाद में लिखना। तो जब हम प्रोबेबल होते हैं, मतलब जब हम बहुत ही ज़्यादा श्योर होते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, तो हम उसकी फिर तैयारी करते हैं, अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और इसको नाम दिया जाता है प्रोविज़न। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोविज़न। लेकिन जब हम 50% पर होते हैं, जब हमें लगता है कि शायद हो शायद ना हो, तब हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फिर हम इसको बुक्स के नीचे अलग से शो करते हैं फुट नोट में, जिसका नाम होता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़। और जब आपको बहुत ही कम, ना के बराबर चांस लगता है कुछ बुरा होने का, तब हम उसको सिंपली इग्नोर करते हैं। तो ना हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ना फुट नोट में शो करते हैं। तो हमारे ट्रीटमेंट इस हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। तो पहले आप ये लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब हम प्रोबेबल होते हैं, तब हम अपनी बुक्स में प्रोविज़न बनाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। जब रीजनेबली पॉसिबल होता है, 50-50 चांस होता है, तो फिर हम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ बनाते हैं और फुट नोट में शो करते हैं। और अगर रिमोट चांस होता है, 20% चांस है कुछ बुरा होने का, बस मान लो, तो फिर हम उसको इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि छोड़ो, फिर अब क्या रिकॉर्ड करना, तो फिर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका मतलब इंट्रोडक्शन बन गया चैप्टर का। तो इसीलिए इस चैप्टर में आपको बस 3 बातें पढ़ाई जाती हैं, 3 डेफिनेशंस लिखवाऊंगा मैं, वो आपको रटनी है क्योंकि लैंग्वेज है, लेकिन उसमें कहानी यही है, स्टोरी यही है। तो समझ आ गया आपको तीनों टर्म्स? तो ये है आपका यूनिट, कॉन्टिंजेंट एसेट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविज़न। तो कॉन्टिंजेंट एसेट तो हो गया ये वाला, और प्रोविज़न हो गया, और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी हो गई। ठीक है, चलो तो तीनों के बारे में हम 1 बाय 1 लिखते हैं। तो हम इसको क्लोज कर देना। बना लिया था सबने चार्ट वो? चलो ठीक है, तो अब हम मेन नंबर 1 लिखते हैं पहले, कॉन्टिंजेंट एसेट। ठीक है, इसके बारे में सारी बातें लिखते हैं। कॉन्टिंजेंट एसेट्स, तो इसमें लिखना, छोटी छोटी बिंदी डाल के लिख लेना। तो पहली बिंदी है इसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ पॉसिबल एसेट that arise from, it is a possible asset that arises from past event and whose existence will be confirmed, and whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence, only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events, uncertain future events not wholly within the control of enterprise, not wholly within the control of enterprise. तो इसमें आप हाईलाइट कर लेना पहले पॉसिबल एसेट। तो थोड़ी सी अंग्रेज़ी आपको ख़तरनाक लगेगी क्योंकि लॉ की बातें हैं, लॉ में इस तरह की कहानी पढ़ते हो आप। तो कॉन्टिंजेंट एसेट का मतलब वही है कि ये एक पॉसिबल एसेट है जो किसी पास्ट इवेंट की वजह से अराइज हो रहा है और जिसका होना या ना होना कन्फर्म होगा किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट
के बेसिस पर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये मतलब है, तो मतलब समझ आ गया कि इंग्लिश डिज़ाइनर है लेकिन वही मतलब कह रहा है कि ये एक पॉसिबल एसेट है, मतलब ये हो सकता है और ये किसी फ्यूचर इवेंट पर, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर निर्भर करता है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये कहना चाहता है। दूसरी बिंदी, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस या ब्रैकेट में कंजर्वेटिज्म तो क्या कहता है प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट? तो कॉन्टिजेंट एसेट को करें या ना करें? नहीं करेंगे, तो यही लिखना है जी, बिल्कुल सही। तो एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कॉन्टिजेंट एसेट्स शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड। कॉन्टिजेंट एसेट्स को इसीलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रूडेंस कह रहा है या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल कह रहा है कि इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। तीसरी बिंदी, इफ इट बिकम्स वर्चुअली सर्टेन, if it becomes virtually certain, अगर ये बिल्कुल पक्का हो जाए कि हाँ अब तो हमें फ़ायदा होगा ही, तो if it becomes virtually certain मतलब अब ये बिल्कुल पक्का हो गया कि अब तो हमारा फ़ायदा होगा ही, तब क्या करें? तो रिकॉर्ड कर लें। तो ये लिखना है, देन recognize it in the books of accounts। तब फिर उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे या मतलब रिकॉग्नाइज कर लेंगे। चौथी और आखिरी बिंदी लिख लेते हैं, जनरली contingent assets are disclosed in, इन्हें आमतौर पर कहाँ डिस्क्लोज किया जाता है? ये कई बार पूछा है ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन या 1 नंबर में, तो इसका आंसर है डिस्क्लोज्ड इन रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में इसको हम डिस्क्लोज कर देते हैं जनरली, आमतौर पे। तो जनरली कॉन्टिजेंट एसेट्स आर डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो डायरेक्टर्स की बैठक होती है या मीटिंग होती है, उसमें जो रिपोर्ट होती है उसमें वो ये मेंशन कर देते हैं कि हमें लग रहा है कि शायद कुछ फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो समझ आ गया कॉन्टिजेंट एसेट। तो ये बेसिकली कॉन्टिजेंट एसेट की स्टोरी हो गई। उसके बाद है जी नंबर 2। नंबर 2 इसका उल्टा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज बताओ, आपको याद है क्या है? बताओ, मतलब डेफिनेशन नहीं, वैसे स्टोरी। हाँ, जब 50-50% होता है, हाँ नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना, आउटफ्लो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो 50-50% जब चांस लगता है तब हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ बनाते हैं। तो इसको हम बुक्स में शो करते हैं या नहीं करते? हाँ, फुट नोट में शो करते हैं, बुक में शो नहीं करते। बुक का मतलब होता है रिकॉर्ड नहीं करते, फुट नोट में शो करते हैं। तो लिखते हैं पहले इसकी पहली बिंदी, तो इसमें लिखो, इट इज़ अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल ऑब्लिगेशन को हाईलाइट कर देता हूँ,
ये कीवर्ड है। तो देखो कॉन्टिजेंट एसेट में क्या लिखा था, पॉसिबल एसेट है ना, और इसमें लिखा है इट इज़ अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन। अब मज़ेदार बात यह है आपके रटने के लिए कि उसके आगे की पूरी इंग्लिश मतलब दैट से लेकर एंटरप्राइज तक सेम है। ठीक है, दैट से लेकर एंटरप्राइज तक पूरा सेम है सेंटेंस, समझ गए। तो बस आपको कॉन्टिजेंट एसेट के में इट इज़ अ पॉसिबल एसेट और आगे जो याद करना है वो लिखना है, और कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में बस पॉसिबल ऑब्लिगेशन, आगे पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, वही वो वाला आप ऊपर से चेप लो चाहे, या मैं बोल देता हूँ, दैट अराइजेज फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of enterprise, यानी कि मतलब सेम ही लिखना है, within the control of enterprise। तो ये तो हो गई डेफिनेशन बिल्कुल सेम। बाकी सेकंड बिंदी में इट डज नॉट मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये सेंटेंस बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें हाईलाइट कर लेता हूँ। इट डज नॉट मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, तो इसका मतलब कौन बच्चा बताना चाहता है अपने से? हाँ, इसका मतलब यही है बिल्कुल कि इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इस सेंटेंस का यही मतलब है। तो दैट इज़ आप लिख लो अपने लिए, दैट इज़ इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, या इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, बस इतना ही लिख लो। तो ये कोई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करता है, मतलब हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स में। और थर्ड बात में लिख लेते हैं, आखिरी बात, कि इट इज़ शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स, इसको बस हम नोट्स में शो करते हैं। तो इट इज़ शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स, है ना। तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बस इसको नोट्स में शो कर देते हैं। तो ये हो गई कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो समझ आई, सिंपल। और उसके बाद है थर्ड और आखिरी, इसका नाम था प्रोविजंस। तो प्रोविज़न जो है उसके बारे में दो बातें लिख लेते हैं कि प्रोविज़न क्या है। तो पहली बिंदी, तो डेफिनेशन, इट इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इसमें आप प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को हाईलाइट करना। इट इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ uncertain amount, it is a present obligation of uncertain amount which can be measured reliably by
using which can be measured reliably by using substantial degree of estimation, which can be measured reliably by using substantial degree of estimation। तो देखो इसमें एक अच्छा वो दिखाता हूँ आपको पॉइंट। इसमें जो कीवर्ड है पहला वाला क्या हाईलाइट करा आपने, इट इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। और कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में क्या था, पॉसिबल ऑब्लिगेशन। तो देखो ये फ़र्क है शब्दों में। पॉसिबल ऑब्लिगेशन का मतलब है कि हमारी ऑब्लिगेशन हो सकती है, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि ये ऑब्लिगेशन है। तो हम प्रोविज़न को इसीलिए लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो प्रोविजंस जो होते हैं वो हमेशा आपकी लायबिलिटी होती है, लेकिन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो होती है वो पॉसिबल है। पॉसिबल मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो प्रोविज़न को हम हमेशा अपनी लायबिलिटी मान लेते हैं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा श्योर हैं कि ये नुकसान होगा। तो इसीलिए इसको पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं बोलते, इसको वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बोलते हैं। तो ये बुक्स में रिकॉर्ड इसीलिए होती है। बाकी इसका अमाउंट अनसर्टेन होता है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो एक अनुमान होता है ना। ऐसा तो नहीं आपको कैसे पता कि 5% लोग ही पैसे नहीं देंगे, लेकिन आप एक अनुमान लगाते हो। तो बस यही लिखा है कि ये अनसर्टेन अमाउंट होता है, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, है ना। तो आप अनुमान लगाते हो। और दूसरी बिंदी वो तो आप लिखते ही समझ जाओगे, इट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इट मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स। तो इसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रोविज़न जो होता है वो एक लायबिलिटी है और उसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बस, तो इसमें आपको बस यही करना था। तो ये सबसे छोटा सा यूनिट था आपका। तो 3 टर्म्स इसमें मेनली बस पढ़ाए जाते हैं हमें, कॉन्टिंजेंट एसेट, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़ और प्रोविज़न। बाकी कौन क्या है वो इस चार्ट से आप समझ जाओगे। तो क्लियर होगी कहानी इसे। चलो, तो इस यूनिट में तो बस यही था।